हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जो है सीटेट का सन 2020 में होने वाले जो आपके पेपर हैं उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक ना, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम हिंदी और प्लस जो है हिंदी शिक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट में हम आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बात करेंगे। हिंदी शिक्षण आने वाले अगले पार्ट में हम कवर कराते रहेंगे। तो देखिएगा, ये हमारा पहला पार्ट होगा। आप जो है इसी प्रकार से आगे वाले पार्ट को भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपको जो है हिंदी के और साइको और पर्यावरण के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन लिखा गया है। पहले क्वेश्चन लिखा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक ना, यानी पूछा गया है निम्न में से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात कर लेते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक ना, अब जब भी जो है मौखिक रूप से पूछा जाता है तो ध्वनि होती है, और लिखित रूप से अगर पूछ लिया जाए तो वर्ण होती है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ लिखा गया है वर्णमाला कहते हैं। ठीक ना, यानी वर्णमाला किसको कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम वर्णमाला की बात कर लेते हैं तो हमारा वर्णमाला की बात करते हैं तो सही आंसर होगा हमारा डी, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक ना, हो सकता है कि इसमें आपको एक ऑप्शन और देता कि वर्णों के समूह को। अगर इस प्रकार से लिखता कि वर्णों के समूह को यानी व्यवस्थित ना देता तो भी वह ऑप्शन क्या होता आपका गलत होता। ठीक ना, क्योंकि जो है वर्ण जितने हैं सारे के सारे एक व्यवस्थित क्रम में लिखे गए हैं, इसलिए जो है हमारा डी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ठीक ना, तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो पहला ऑप्शन आपका का खा, दूसरा है या रा, तीसरा है चा जा और चौथा है टाड़ा। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा ए इज ए राइट ऑप्शन। ठीक ना, ए इज ए राइट ऑप्शन। तो यानी का और खा कैसी ध्वनियाँ हैं? कंठ ध्वनियाँ हैं। यानी आपको पता है कि 5 स्वर इंद्रियाँ होती हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक ना, इसी प्रकार से हमने इसको जो है इस टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से कवर कराया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जो है सर्च करें अभिषेक सर क्लासेस और हिंदी के प्लेलिस्ट में जाएं, और वहां आपको यह टॉपिक अच्छे से कवर कराया गया है कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ठीक ना, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपका है, लिखा गया है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ठीक ना, यानी स्थान के आधार पर जो है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, निम्न में से आपसे पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया है। पहला है गा और घा, दूसरा है जा और झा, तीसरा है ड़ा और ढा, और चौथा ऑप्शन है पा और फा। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर होगा सी इज ए राइट आंसर। ठीक ना, सी इज ए राइट आंसर, यानी ढा और डा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण हैं, यानी इसमें से कौन सा आपका जो है अल्प प्राण है। अब बात कर लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। दो आपको पता होगा कि एक होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। ध्यान दीजिएगा, जब भी अल्प प्राण की बात की जाए तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का। ठीक ना, 5 वर्ग होता है। ठीक ना, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ठीक ना, क्या हमने कहा कि अल्प प्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, और साथ ही साथ आपके कौन से होते हैं? अंतस्थ जो आपका व्यंजन होता है वह भी जो है इसमें शामिल होते हैं। तो क्या हो गया? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और जो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक, तो देखिएगा इसमें से कौन सा जो है आपका अल्प प्राण होगा, कौन सा, यानी पहला, तीसरा या फिर 5वां वर्ण, इनमें से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, बी इज ए राइट आंसर। आप बी को देख पा रहे हैं, बी में क्या है? का क्या है? पहला है, और गा क्या है? तीसरा वर्ण है। ठीक, यानी क्या हो गया आपका बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है नासिक व्यंजन कौन सा है, यानी इसमें से कौन सा नासिक व्यंजन है। तो आपको पता है कि जो 5 वर्ग के जो 5वें वर्ण होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? नासिक व्यंजन से उच्चारित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका बी इज ए राइट ऑप्शन, यानी यहाँ जो है आपका नासिक व्यंजन है।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं। क्या है, ए और ए जो है आपके वर्ड हैं क्या कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नासिका हैं, मूर्धन्य हैं, या फिर ओष्ठ हैं, या फिर कंठ ओष्ठ हैं। ठीक ना, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक ना, कौन सा, डी जे राइट आंसर। ए और ए जो हैं वो कहाँ से उच्चरित होते हैं, कंठ ताल से उच्चरित होते हैं। अब ये किस तरीके से होते हैं, अब देखिएगा, अगर हम ए की बात कर लें, ए जो होता है आ प्लस ई से मिलके बना होता है। ठीक ना, आ और ई से मिलके बना होता है। आ जो होता है वह कंठ से उच्चरित होता है, और ई जो होता है वह जो है तालु से उच्चरित होता है, ताल से उच्चरित होता है। इसलिए दोनों को मिला दिया जाता है तो कंठ और तालु, यानी ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु। इसी प्रकार से ए का भी होता है। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में कहा गया है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है। ठीक ना, अब देखिएगा, अयोगवाह पूछा जाए या फिर नपुंसक वर्ण पूछा जाए, ये कौन सा होता है आपका, डी वाला, यानी डी जे राइट आंसर। यानी अंग और अह जो दो वर्ण आपके होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। इनको ना तो स्वर ना ही व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि यह जो है स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए जो है इनको ना तो स्वर में रखा गया ना ही व्यंजन में रखा जाता है। ठीक ना, इसका डी जे राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन होगा। 9वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। ठीक ना, किस शब्द में द्वित व्यंजन है। अब आप पहले ये समझेंगे कि द्वित व्यंजन होता क्या है। ठीक ना, अब द्वित व्यंजन होते क्या है, पहले इसको आप समझ लेते हैं, इसके बाद ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं द्वित व्यंजन होता क्या है। आप द्वित व्यंजन की बात कर लें तो समझ लीजिएगा, द्वित व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो दो व्यंजनों के बीच में अगर कोई भी स्वर ना हो। ठीक ना, दो व्यंजन यानी कोई शब्द हो जो व्यंजन से मिलकर बना है। ठीक ना, और वह जो व्यंजन है उनके बीच में कोई भी स्वर ना आया हो, यानी दो व्यंजन ऐसे हों जिनके बीच में कोई स्वर भी ना आया हो, तो वो जो होते हैं आपके द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है, दिल्ली। ठीक ना, आप दिल्ली को देख पा रहे हैं, यहाँ जो है ला और आधा ला जो है, यहाँ इसके बीच में यानी ला और आधा ला, यानी आधे ला और पूरे ला के बीच में कोई भी जो है यहाँ पर आपको स्वर नहीं दिख पा रहा है, इसलिए जो होता है सी जे राइट आंसर, ये हमारा कहलाएगा द्वित व्यंजन। ठीक ना, आपने समझा कि द्वित व्यंजन क्या होता है, कोई शब्द लिखा गया है, उस शब्द में दो ऐसे व्यंजन हो जिनके बीच में कोई स्वर ना आया हो, उसी शब्द को हम कहेंगे कि यह शब्द कैसा है, द्वित व्यंजन है। ठीक ना, जैसे दिल्ली हो गया, और जो है झिल्ली हो गया, या फिर जो है बिल्ली हो गया, ये सब शब्द जो होते हैं द्वित व्यंजन शब्द होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ आपको तीनों सा लिखा गया और हा लिखा गया है, पूछा गया है व्यंजन कहलाते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, इसका सी जो राइट ऑप्शन होगा, इसको जो हम संघर्षी या फिर ऊष्म के नाम से जानते हैं। ठीक ना, सी इज राइट आंसर, संघर्षी या फिर ऊष्म के नाम से इसको हम जानते हैं, यानी ऊष्म व्यंजन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ठीक ना, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। का और गा जो है आपके क्या हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ से, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। घोष और सघोष, या फिर जो है इसको घोष को ही सघोष कहा जाता है, और एक होता है आपका अघोष। तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से आपके अल्प प्राण और महाप्राण और घोष और सघोष की बात और फिर अघोष की बात की गई होती है। तो ध्यान देते हैं, यहाँ हम सघोष पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जान लेते हैं पहले सघोष होता क्या है। इस टॉपिक को भी जो हमने अच्छे से कवर कराया है, ट्रिक की सहायता से भी कवर कराया है। आप जो है हिंदी के प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा, ये हमारा 12वां क्वेश्चन है, और 12वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी जे राइट ऑप्शन। ठीक ना, सी जे राइट ऑप्शन। अब जान लेते हैं कि घोष होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, घोष का ही दूसरा नाम क्या होता है, सघोष। ठीक ना, घोष को ही दूसरे नाम से पूछ लिया जाएगा आपसे, सघोष क्या होता है। तो चाहे घोष पूछा जाए चाहे सघोष पूछा जाए, दोनों एक ही बात होता है। ठीक ना, तो समझते हैं ये होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक ना, क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण,
चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण जो होता है सघोष होता है। और साथ ही साथ जो आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं यानी यारा लावा, वो भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और इसी के साथ हा जो होता है, हा भी आपका सघोष होता है। ठीक, और जो जितने भी स्वर होते हैं आपके, जो भी स्वर हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और जो आपका द्विगुण व्यंजन होता है ढा और ढा, जिसके नीचे जो नुक्ता बिंदी लगी होती है यानी द्विगुण व्यंजन जिसको हम कहा जाता है, वो भी आपके सघोष होते हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया, 345 यानी तीसरा चौथा पाँचवां वर्ण, और जो आपके अंतस्थ होते हैं यानी या, रा, ला और वा, और साथ में हा भी, और जो आपका द्विगुण व्यंजन होता है यानी इस तरीके से, और जो है इस तरीके से, यह भी आपका क्या होता है, घोष या सघोष कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं सी इज राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सी जो माँ जो है पा फा बा भा मा यानी किसकी श्रेणी में आता है, पांचवा अक्षर आपका है, इसलिए जो है ये राइट ऑप्शन हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, पूछा गया है अमानक वर्ण कौन सा है। ठीक ना, अमानक वर्ण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, सी इज राइट आंसर। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया है का, गा, जा और फा। इसमें पूछा गया है ये ध्वनियाँ किसकी हैं। ठीक ना, ये ध्वनियाँ किसकी यानी ये ध्वनियाँ कहाँ से आई हुई हैं। तो देखिएगा लिखा गया, पहला ऑप्शन है संस्कृत की, दूसरा है अरबी फारसी की, तीसरा है अंग्रेजी की। ठीक ना, इसका राइट ऑप्शन होगा बी इज राइट ऑप्शन, यानी कहाँ से है, अरबी फारसी की है। ठीक ना, कहाँ से हैं, अरबी फारसी की हैं। कौन सा, का, गा, जा और फा कहाँ से हैं, अरबी फारसी की हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक ना, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा 52 इज राइट आंसर, यानी सी वाला आपका राइट ऑप्शन है। ठीक ना, लेकिन जब भी पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप लगाएंगे 44। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। पूछा गया है छा। ठीक ना, ध्वनि किस के अंतर्गत आता है। तो छा जो होता है इसका राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर, यानी इसको कहा जाता है संयुक्त वर्ण। ठीक ना, या फिर संयुक्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। अब छा जो होता है किसके योग से मिलता है, साथ में आपको इसको भी बता दे रहे हैं। तो का, धन, खट्टी सा और का में क्या होता है, हलंत लगा होता है। इसके योग से जो है पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि इसके योग से ये बना होता है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा छा जो है का प्लस खट्टी सा के योग से बनता है, लेकिन का वाले में क्या होता है, हलंत लगा होता है। इस बात को भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा गया है हिंदी शब्दकोश में छा किस वर्ण के बाद आता है। यानी हिंदी वर्णमाला में अगर क्रम देखा जाए तो छा का जो क्रम होता है वह किस वर्ण के बाद होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए इज राइट ऑप्शन, यानी का के बाद होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपसे बताया कि का प्लस खट्टी सा के योग से मिलकर बना होता है, तो पहले का आता है उसके बाद ये आता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। पूछा गया है ज्ञा वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना होता है। तो देखिएगा इसका राइट ऑप्शन होगा बी इज राइट ऑप्शन। ठीक, यानी जा प्लस इया, लेकिन जा में क्या होता है, हलंत लगा होता है। यानी आप ऐसे समझिएगा जो आपके चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं उनके सभी पहले वाले पद में क्या होता है, हलंत लगा होता है। किस वाले में, पहले वाले में, सब में पहले वाले में हलंत लगा होता है। ठीक ना, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। पूछा गया है अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक ना, पूछा गया है अघोष वर्ण कौन सा है। तो हमने आपको सघोष बताया था, अब हम आपको अघोष भी क्लियर कर दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा अघोष वर्ण कौन कौन सा है। पहली बात तो सघोष में उन्होंने बताया था कि 345 यानी तीसरे चौथे पाँचवें, तो बचे कौन से, पहले और दूसरे, यानी 5 वर्ण होता है। पाँचों वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जब 3 4 5 चले गए सघोष में, तो बचा अघोष में कौन सा, पहला और दूसरा। ठीक, और साथ में कौन सा, ऊष्म व्यंजन भी शामिल होते हैं, लेकिन हा को छोड़कर, क्योंकि हा कहाँ चला गया था, सघोष में। तो ऊष्म व्यंजन में कौन से आ जाएंगे, तीनों आपके सा आ जाएंगे। ये भी जो होते हैं अघोष होते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हा तो आता नहीं। ठीक ना, और चा छा जा जो है कौन सा है, तीसरा है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी इज राइट ऑप्शन। सा क्या होगा, आपका अघोष होगा। हमने बताया भी आपको कि तीनों सा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक, हा जो होता है सघोष होता है। तीसरे चौथे यहाँ आपको दिख पा रहे हैं, पाँचवें वर्ण हैं, ये क्या होते हैं,
सघोष होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी जितने स्वर हो गए सब सघोष होते हैं, ठीक। और तीसरे चौथे पांचवें वर्ण भी सघोष होते हैं, और साथ में अंतस्थ यानी यार अलावा और हा भी क्या होता है, सघोष होता है। और अघोष की बात कर लें तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वर्ग का वह अघोष होता है, और साथ में ऊष्म का सा 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 जो तीन होते हैं ये भी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका लिखा गया है घा, ठीक ना। घा का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो आप ध्यान दीजिएगा, कंठ से क्या होता है, घा का उच्चारण स्थान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि का वर्ग कंठ से उच्चरित होता है, तो का वर्ग में ही घा आता है, इसलिए जो है आपका बी इज राइट ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ठीक ना। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ज्ञा इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इज राइट आंसर। यानी ज्ञा किससे मिलके बना होता है, जा प्लस इया से मिलके बना होता है, ठीक ना। किससे मिलके बना होता है, जा प्लस इया से मिलके बना होता है। जा में क्या लगा होता है, हलंत लगा होता है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा पूछा गया था, तो ये आपका ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन होता है, तो बी इज राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ठीक ना, दंत नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी इज राइट ऑप्शन। ये जो आपका टा वर्ग होता है ये किससे होता है, मूर्धा से होता है, दंत से नहीं होता है, ठीक ना। और दंत की बात कर लें तो दंत में कौन सा आता है, ता वर्ग जितने होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, दंत से होते हैं। तो ता वर्ग में कौन आता है, ता, था, दा, धा, ना, यानी ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये आपके तीनों क्या हैं, दंत से उच्चरित होते हैं, लेकिन टा जो है आपका कहाँ से उच्चरित होता है, मूर्धा से उच्चरित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जिस शब्द के अंत में आ जाए, ठीक ना, क्या आ जाए, आ यानी छोटा आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसको हम क्या कहते हैं, अकारांत, ठीक ना। क्या कहते हैं, अकारांत, यानी डी इज राइट ऑप्शन। डी वाला आपका सही है, उसे क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है छा वर्ण किसके योग से बना है, ठीक ना। छा वर्ण किसके योग से बना है, तो ध्यान दीजिएगा, छा वर्ण जो होता है हमने आपको बताया था ये का और प्लस खट्टी सा से मिलके बना होता है, लेकिन प्रत्येक पहले वाले पद में क्या होता है, हलंत लगा होता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर आप हलंत लगा लेंगे, का में हलंत लगेगा और ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 25वां है। लिखा गया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक ना। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वरों की टोटल कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। आपको पता है कि टोटल 13 होता है, लेकिन अंग और अह जो होते हैं वे अयोग वाह की श्रेणी में काउंट होते हैं, स्वरों की श्रेणी में काउंट नहीं होते हैं, इसलिए 13 ना होकर के 11 होती है स्वरों की कुल संख्या। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 26वां है। लिखा गया है निम्नलिखित में से पश्च स्वर कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, पश्च स्वर कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो हम आपको एक ट्रिक की सहायता से हमने आपको पढ़ाया है, और यहाँ भी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। देखिएगा, अगर हम मान लें कि क्या हमारा जिह्वा है, ठीक ना, इसको हम 3 श्रेणी में बांट दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, पश्च हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मध्य हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अग्र हो गया, ठीक। तो हमने ट्रिक की सहायता से बताया है कि आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीच में, बाकी सब गए आगे आगे, ठीक ना। तो आओ उल्लू पीछे पीछे, तो ध्यान दीजिएगा, और आ को छोड़ो बीच में, यानी छोटा आ जो होता है हमेशा बीच में होता है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और बड़ा ऊ हो जाएगा, और ओ और औ। ये जितने भी आपके वर्ड दिख रहे हैं ये सब कहाँ आएंगे, पश्च में आ जाएंगे, ठीक। और मध्य में क्या आ गया, छोटा आ, और जितने भी बच गए बाकी सब वो कहाँ चले जाते हैं, अग्र में, यानी छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए जो होता है अग्र में चला जाएगा, ठीक। तो देखिएगा पश्च में कौन आया, बड़ा आ आया, ठीक ना। पश्चिम में कौन सा है, बड़ा आ, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए इज राइट ऑप्शन, यानी बड़ा आ जो होता है वो हमारा क्या होता है, पश्च स्वर की श्रेणी में आता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया 27 नंबर। लिखा गया है निम्नलिखित में से अयोगवाह है, ठीक ना, कौन सा अयोगवाह की श्रेणी में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज राइट ऑप्शन। जो आपके 2 वर्ण होते हैं अंग और
अ, इनको भी दो नाम से हम जानते हैं। एक आपका अनुस्वार्ग होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, विसर्ग होता है। ठीक, तो ये जो ऑप्शन में हमारा ए इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए वाला राइट आंसर होगा, यानी विसर्ग हमारा सही हो जाएगा। ठीक ना, यह क्या कहा जाता है, अयोगवा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 28 नंबर लिखा गया है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का जो संबंध होता है केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा सी इज ए राइट ऑप्शन, यानी अनुनासिक की बात की जाए तो यह नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होते हैं। ठीक ना, आपको पता है कि जो आपके पाँचों वर्ण हैं, यानी जो आपके लास्ट वाले पंचमाक्षर हैं, वो जो है दो जहाँ से उच्चित होते हैं, एक नासिका के द्वारा भी होते हैं और उनका एक एक उनका उच्चारण स्थान और होता है। जैसे अन्ना की बात करें तो वह कंठ से भी उच्चरित होता है और नासिका से भी उच्चरित होता है। इसलिए हम कहते हैं कि नासिका का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। आगे चलते हैं, 29वां क्वेश्चन है, लिखा गया है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। ठीक ना, भाषा निर्माण की सही इकाई का क्रम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, या पद वाक्य ध्वनि पद। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आती है, ध्वनि आती है। ठीक ना, तो इसमें सबसे पहले ध्वनि किस में दिख रही है, डी में दिख रहा है, तो डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है क्रम को हम सुनिश्चित करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का, लिखा गया है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर के मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ए इज ए राइट ऑप्शन, यानी पहले कंठ आता है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर उसके बाद ओष्ठ आता है। ठीक ना, तो इसका ए इज ए राइट ऑप्शन। ठीक ना, ए इज ए राइट ऑप्शन। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं और जो है इसी तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक ना, तो आपका जब तक आपका पेपर नहीं होने वाला सीटेट का, तब तक जो है हम आपको अच्छी अच्छी इस तरीके से जो है क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कवर कराएंगे जो आपके एग्जाम में फंस सकें। और जो है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।